और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते जो हमारे मेहमान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं वो चर्चा शुरू कर देते हैं। उसके बाद से फिर से सहयोगियों पर जाएंगे। आपको बता दें 8 लोकसभा सीटों, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात यहां पर करेंगे। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, ये जो तमाम सीटों पर इस बार इलेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि जो समीकरण है वो थोड़ा बदल चुका है। पिछले चुनाव में जो दोस्त थे वो इस बार दूसरी नाव पर सवार हैं। इस बार का समीकरण जो है वो थोड़ा अलग है। तो कैसा रहेगा ये चुनाव और क्या इसका असर पड़ेगा? हमारे साथ प्रदीप माहौर जी बीजेपी के हैं, निजाम फैजदार जी कांग्रेस के और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ माधवन नारायणन जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले चुनाव में जो विरोधी दल था वो इस बार एनडीए की नाव में सवार हुआ है, कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा इस बार इसका? जी ये प्रदीप जी, पश्चिम में अगर आवाज मेरी नहीं आई आवाज थी। आप तक पहुंच रही है तो आप हाँ, जी अभी आवाज आ रही है, प्लीज रिपीट करिए। जी प्रदीप जी, मैं यही कह रही थी, जिस हेलो। तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि 2019 का जो, जी आपको आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, बिल्कुल। जी प्रदीप जी, मैं यही सवाल कर रही थी, जैसा हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि इस बार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां पर 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग फिलहाल सुबह 7 बजे से ही जारी है। क्या लग रहा है, जो पिछली बार आपके विरोधी दल थे इस बार निश्चित तौर पर गठबंधन में शामिल हुए हैं, तो उसका कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा, ये क्या लग रहा है आपको? देखिए, पूरे भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश की अगर मैं स्पेशली बात करूं, जितनी भी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है और नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, ओवरऑल हर तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एक लीड बनाती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं भारत के अंदर, जिस तरीके से विकास किया हुआ है और विकास के साथ साथ जिस तरह से टफ डिसीजंस जो होते हैं वो उन्होंने लिए हुए हैं, तो वो हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि 3 जी चीजें होती हैं, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। इन तीनों को कभी छुपाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार इस समय सत्य जो उजागर हुआ है वो ये उजागर हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व में जो अलायंस है, ये सब मिलके भारत में 400 पार जो है वो पहुंचने वाले हैं। उस 400 पार में डेफिनेटली हिंदी बेल्ट का जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा और उत्तर प्रदेश जो है उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा आपको भविष्य के अंदर। कुल मिला के अभी हम लोगों ने जितने भी अभी कैंपेन्स देखे, इन कैंपेन्स के अंदर भी हमको क्या देखने को मिला कि जो अपोजिशन है, स्पेशली मैं अगर राहुल गांधी की बात करूं, अखिलेश यादव की बात करूं, तो ये लोग भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। जब इतना ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एक पार्टी हो जाती है कि अपोजिशन जो है उनके पास में कुछ भी बात करने के लिए नहीं बचता है, उनके पास सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है, एक ही विषय बचता है कि किस प्रकार से हम बुराई करें, तो जनता को भी समझ में आता है कि ये बुराई इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये कमियां इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि कमियां हैं, वो इसलिए कमी निकाल रहे हैं क्योंकि उनका ध्येय कमी निकालना है। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है। ये जो जिसको बोलते हैं कंप्लीट सरेंडर, क्योंकि क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ एक प्लान हो, आज आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं कि जो इकोनॉमी है इसको हम विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आज राहुल गांधी ने और ये बाकी इनका जो अलायंस है सो कॉल्ड, जिसमें इंडिया इंडिया बोलते हैं, तो इंडिया अलायंस अगर बोला जाए तो अलायंस अलायंस 2 बार आ जाएगा, तो उनके नाम में ही पूरा कंफ्यूजन है कुल मिला के अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों के पास में कोई प्लानिंग नहीं है, चलिए उनके पास में कोई एक जी रोड मैप नहीं है कि किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी को हम बाहर आगे लेके जाएंगे। थोड़े बहुत फ्रीबीज दे दिए। अब भारत की जनता देखिए इतनी जी मैच्योर हो चुकी है, इस समय पे परिपक्व हो चुकी है कि चलिए, उसको जवाब हम भी ले लेते लोग हैं इस तरह से प्रदीप जी, कभी जवाब भी ले लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे जी साथ मौजूद है, इस तरह निजाम से हम फौजदार लोग जी बहला नहीं कह रहे सकते कोई जिस तरह रोड की बातें मैप चल नहीं रही है। हालांकि कल ही आपको बता दें, जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव मौजूद थे, तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर बीजेपी को 150 पर सिमटने की बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी जो उन्हें आंकड़े प्राप्त हुए हैं, इनका जवाब देना चाहेंगे आप?
निजाम श्वेता जी, फौजदारी, ये आपको सवाल आवाज आ मुझे रही है? था या प्रदीप के लिए था? जी नहीं नहीं, ये सवाल आपके लिए ही था सर। आपके पास कोई रोड मैप अच्छा, नहीं है ऐसा, बीजेपी देखिए दावा कर रही है। जी देखिए इनका इनका मोदी साहब का जीपीएस खराब हो चुका है। 150 दिखाना था, 400 पार दिखा रहा है। ये जो गुब्बारा है बहुत जल्दी फूटने वाला है। पहली बात मैं बताना चाहूंगा, प्रदीप भाई बोल रहे थे कि विकास हुआ है, बहुत सारा विकास हुआ है, विकास विकास विकास। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, 2000 में 35% बेरोजगारी थी अमंग द यूथ ने यानी युवा में। आज 2022 में 65.7% हो गया। लेकिन आज के वक्त जब आज वोट के बटन दबाए जा रहे हैं, वहां पर 83% ऑफ द यूथ, 85% ऑफ द अनएम्प्लॉयड आर यूथ। तो ये है विकास बीजेपी का, मोदी जी का। और मोदी जी के गोद में जितने भी नेचुरल करप्ट लीडर्स इंडिया में थे, वो आज उनके गोद में जो बैठे हैं, उनका ये विकास है। ये विकास सिर्फ इनको इनके आईने में दिखता है, किसी और के लिए नहीं दिखता है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी को, आज एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहता हूं। 80 करोड़ लोगों को लाभार्थी बना दिया और कहते हैं कि हम उनको अनाज देते रहेंगे। इनके मैनिफेस्टो में ये होना चाहिए था कि हम अगले 5 साल में आपको चावल खरीदने की इतनी क्षमता दे देंगे कि हमारे लाभार्थी का प्लान या स्कीम नहीं चलने देंगे। ऐसी बात करनी चाहिए थी। ये चाहते हैं कि देश गरीब रहे, देश इनके सामने हाथ फैलाते रहे और 5 केजी चावल और अनाज मांगते रहे। ये नहीं चाहते कि यहाँ पे विकास हो। मैं एक और बहुत तगड़ा एक तर्क देना चाहता हूँ। इन्होंने हिंदी बेल्ट को बीमारू स्टेट बना दिया है। वहां पे कौन सा जीडीपी बढ़ता है, वहां पे कौन सी फैक्ट्रियां लगती है, वहां पे कौन से उद्योग लगते हैं, इनके लिए इनके पास ये 10 कंपनी का एक लिस्ट नहीं होगा। वही अगर आप देखेंगे साउथ इंडिया हो, ईस्ट वेस्ट इंडिया हो, वहां पे विकास होता है। लेकिन इनके पास विकसित भारत के लिए एक फोटोग्राफ नहीं है, इनके पास एक फोटो नहीं है, इनके पास एक तस्वीर नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं मोदी सरकार की जीपीएस खराब हो चुकी, आकर रुकेगी 150 के ऊपर। 150 के ऊपर जाने वाला है ही नहीं। मैं बताता हूं क्यों। आपने जितने सारे वोटर्स को पूछा, आपके रिपोर्टर्स पूछ रहे थे आप चाहते क्या है, उन्होंने कहा हम बदलाव चाहते हैं, हमें चेंज चाहिए। ये बदलाव दिखेगा 4 जून को। और बीजेपी के नेचुरल करप्ट लीडर्स हैं। अभी तो बीजेपी है ही नहीं ना, बीजेपी तो नेचुरली करप्ट पार्टी बन चुकी है। जब नेचुरली करप्ट बन गए हैं तो अभी एक विकास की जी जी जरूरत है, बिल्कुल, तो आपको यहाँ बदलाव पे आएगा। रोकना चाहूंगी और निजाम कांग्रेस फौजदार जी। पार्टी ये देखिए कुछ तस्वीरें आ रही हैं, दर्शकों को बता दूं, माफी चाहूंगी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये तस्वीरें आ रही हैं, अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हैं। इस चर्चा को हम फिर से जारी रखेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग एक तरफ चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल करिए। तस्वीर फिलहाल आपको बता दें, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, अमित शाह बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वो अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। केंद्रीय मंत्री आपको बता दें अमित शाह बीजेपी के कद्दावर नेता, चाणक्य कहे जाते हैं। ये आपको बता दें कि गांधीनगर में अपना नामांकन भरने पहुंचे हैं। पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। तो ये लाइव तस्वीरें, लाइव विजुअल्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा का ये जो महापर्व है उसका आज से आगाज हो चुका है। आज पहले चरण की वोटिंग है, साथ ही कई नेताओं ने अपने दूसरे जो चरण है उसके पहले की जो चुनावी रैलियां हैं उसका भी आगाज किया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें आपको बता दें, जो गांधी नगर से सीधे तस्वीरें आ रही हैं, उन्होंने अपना नामांकन जो है वो दाखिल करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।
तो ये तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से अपना नामांकन दाखिल करते हैं और एक बार फिर से जो हमारी चर्चा है उसे शुरुआत करेंगे। और आपको बता दें कि किस तरीके से हमारे साथ मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। बीजेपी से प्रदीप माहौर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निजाम फौजदार जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट माधवन नारायणन जी हमारे साथ जुड़े हैं। माधवन जी, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का ये जो आरोप प्रत्यारोप है या फिर वाद विवाद है, ये सब चलता रहेगा, क्या लगता है अगर ये पूरे सिनारियो की बात करें, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि अगर पिछला चुनाव जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें निश्चित तौर पर आज जो सपा कांग्रेस के साथ इंडिया ब्लॉक में है, पिछली बार वो तस्वीर नहीं थी। आज जो एनडीए गठबंधन में आरएलडी ज्वाइन हुआ, पिछली बार ऐसी तस्वीर नहीं थी। तो किस हिसाब से आप इसे देखते हैं? क्या चुनावी परिणाम पर इस संतुलन का असर पड़ेगा? हाँ, देखिए श्वेता, ऐसा है कि मुझे 30-40 साल का अनुभव है इस मामले में, और मैं ये कहूँगा कि कभी मैं सिर्फ ट्रेन पे नहीं जाता, दावों पर नहीं जानना चाहिए, कुछ जमीन की जो सच्चाई है उस पर थोड़ा गौर करना चाहिए। एक तरफ बात चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व का, गारंटी का, मगर इस बार कोई लहर नजर नहीं आ रही। खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि जी। ये जो आरएसएस और बीजेपी का जो संगठन शक्ति है, ये अब हमें नजर आ रही है, जिसकी वजह से मैं जरूर कहूंगा कि मोदी जी का हाथ जरा ऊपर है, मगर लहर नहीं है इस बार। दूसरी बात यह है कि मुद्दे क्या हैं, अगर गौर से देखें तो आपने देखा होगा कि जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोक दल, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानी जाती है बड़ी, उसको एनडीए की तरफ कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि वो जाटों का जो क्षेत्र है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा और एक तरह से एक कर दिया। तो एक तरफ हमने देखा कि जेपी नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे थे कि जातिवाद के खिलाफ वोट दें, मगर आप जमीन की सच्चाई देखें तो शायद उस तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी हो, या तो इस तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल हो, जो जाटों की पार्टी मानी जाती है। चाहे उसे आप जाति कहें या समाज कहें या बिरादरी कहें, बात तो एक ही है कि आप समूह को एक तरह से वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। उस तरफ से काफी समीकरण और एक चाणक्य नीति कह सकते हैं अपनाई गई है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का हाथ ऊपर नजर आ रहा है। मगर मुद्दों को देखें, चाहे बेरोजगारी हो या किसानों के साथ जुड़े हुए मुद्दे हो, और हम याद होगा कि साक्षी मलिक जैसे जो कुश्ती पहलवान थे, वो भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे, वो जाट बेल्ट से ही हैं, और हरियाणा, वेस्ट यूपी और राजस्थान में इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते, मगर ये कह सकते हैं कि मोदी जी की करिश्मा से ज्यादा इस बार टीना फैक्टर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, देयर इज नो अल्टरनेटिव फैक्टर, काफी हावी है। लोग कहते हैं कि हाँ, कुछ भी हो रहा है, चाहे ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, बट क्या करें, मोदी जी की चल रही है, क्योंकि विपक्ष जो है अपने आप को ठीक तरह से जोड़ नहीं पाए उत्तर भारत में, और खास करके उनके बीच में तालमेल नहीं, कम है, और कुछ देरी से हुई है, और कुछ प्रांतों में, कुछ इलाकों में मतलब वोट बढ़ जाते हैं। इसके वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा फायदा नजर आते हुए लगता है। मगर साथ ही साथ मैं कहूंगा कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें या तो उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, क्योंकि 80 सीट हैं, ये जाहिर है कि उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के चुनाव में। मगर अगर आप मैं एक नक्शे में लकीर खींचता हूँ कि अयोध्या से अहमदाबाद तक एक लकीर खींचते हैं, तो अक्सर मैं ये देखता हूँ कि जितनी दूर आप जाएंगे इस लकीर से, उस हद तक भारतीय जनता पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है कम होते जा रहा है, और उतने ही मुकाबले भी तगड़े होते जाएंगे। ये इसी को ध्यान में रख के वोट करना चाहिए। मगर इस बात पे दो राय नहीं है कि बावजूद इसके कि राम मंदिर बना है अयोध्या में, और बावजूद इसके कि विकास के नाम पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, जैसे जेवर एयरपोर्ट बन गया जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही माना जाएगा, या फिर हाईवेज बन रहे हैं, लोग जो हैं विकास से ज्यादा, या तो फिर हिंदुत्व पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, धार्मिक आस्था पर जुड़े हुए राजनीति से ज्यादा
लोकल इश्यूज पर और कुछ और जो आर्थिक इश्यूज पर भी काफी जोर इस तरफ दिया जा रहा है। इसलिए लहर की बात नहीं है, मगर हाथ जरूर ऊंचा रखता है मोदी जी जी का, खास करके उत्तर प्रदेश और गुजरात में। जी बिल्कुल जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से अगर पिछले चुनाव की बात की जाए जी तो 3 सीटें थी कैराना पीलीभीत और मुजफ्फरनगर जहां बीजेपी का दबदबा था इस बार हालांकि बीजेपी की नाव में अगर देखा जाए तो रालोद भी आके बैठ गई है और वहीं दूसरी तरफ मैं इसका भी जिक्र करना चाहूंगी जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उस वक्त राहुल गांधी द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया था कि बीजेपी जो 400 पार की बातें बार बार दोहराती है रहती है हालांकि असली फिगर असली जो आंकड़ा है वो कहीं 150 के पास आकर सिमटने वाली है तो क्या लग रहा है राहुल गांधी का ये वक्तव्य निश्चित तौर पर एक दिग्गज नेता है और भारत जोड़ो उनकी न्याय यात्रा रैली भी रही न्याय यात्रा भी रही तो कांग्रेस के लिहाज से राहुल गांधी की उस यात्रा को देखा जाए और राहुल गांधी के इस बयान को जब आगे रखा जाए तो क्या लगता है क्या कोई समन्वय संतुलन दिख रहा है क्या राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है क्या सच में उसके आसपास कोई आंकड़ा नजर आ रहा होगा राहुल गांधी को सवाल मुझसे पूछ रहे हैं नहीं श्वेता? देखिए, हाँ। किससे पूछ रही हैं? जी 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 हेलो। हाँ। जी आवाज नहीं सर आ रही। आपसे ही कुछ वॉइस ड्रॉप है ऑडियो में। अच्छा, नहीं, मेरा ये कहना है श्वेता कि जी राहुल गांधी का दावा भी दावा है और भारतीय जनता पार्टी के 400 पार वाला दावा भी दावा है। चुनाव में बड़े बड़े चुनाव में ऐसी छोटी छोटी बातें अक्सर हुआ करती हैं जिसपे ऐसे जैसे अंग्रेजी में कहेंगे ट्रूथ इज समवेयर इन बिटवीन, सच्चाई इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में है। कोई 400 कह रहा है, कोई 150 कह रहा है, शायद 200 और 300 के बीच में सुई इधर उधर जाएगी। मगर इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि इस बार राहुल गांधी ने एजेंडा बदलने की कोशिश की है कि उन्होंने न्याय पत्र के नाम पे विकास के अंदर कुछ सवाल उठाए हैं, जैसे ऊंच नीच जो है, इनइक्वालिटी जिसे कहते हैं, कि क्या विकास होते समय अगर नौकरियां नहीं बढ़ी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बढ़ गई तो इसका मतलब है कि अर्थशास्त्री इसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। क्या जॉबलेस ग्रोथ ऐसा हो रहा है जिससे युवा लोग नाराज हैं या संतुलन नहीं है, तो वो मुद्दे मैटर कर सकता है पोलिंग में। और न्याय पत्र के अलावा ये बात सच है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आए, मगर कहते हैं ना, दुरुस्त हो सकते हैं मगर काफी देर से हुई है बात। इसलिए चुनाव की जब जब गतिविधियां होती हैं इसके लिए लंबे स्टार्ट की जरूरत है। जबकि कुछ हद तक ये कहा जाता है कि इंडिया अलायंस की जो रणनीति है कुछ देर से बनी है और कुछ उसमें एक ऊर्जा कम नजर आती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कोई मतलब वो अपने आप को ऑपोजिशन की तरह एनर्जी नजर दिखाती हैं, बावजूद इसके कि 10 साल राज कर चुके हैं। इसलिए उस हद तक उनके पास जी बहुत कुछ साधन भी हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड से 800 करोड़ 8000 करोड़ के पैसे भी हैं। तो इस सबको लेते हुए आपको कहूंगा कि काफी मुश्किल का दौर चल रहा है ऑपोजिशन के लिए, विपक्ष के लिए। मगर ये जो एजेंडा जो जी न्याय पत्र में जो राहुल गांधी ने छेड़ा है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है युवा और गरीबों से जुड़ा हुआ है, जो अब भी वोटिंग में बहुत मायने रखते हैं। हालांकि कांग्रेस वालों को ये कहना है कि 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया शाइनिंग की बात की, उसके बाद हार गए। शायद इस बार वैसा नहीं लग रहा है, मगर इस बात पे जरूर दावे के साथ जी कहूंगा कि ये चुनौती जरूर है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कुछ हद तक मोदी फैटीग आ चुकी है। एक तरह की एक टायर्डनेस है जी जनता के बीच की 10 साल के बाद अब क्या करें। तो मगर टीना फैक्टर जैसे मैंने कहा कि मोदी जी हैं इसलिए वजह जांच चल रही है। मगर जी आपने देखा होगा कि ग्राउंड रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं, खास करके समाचार पत्रों में, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि लोग सवाल बहुत उठा रहे हैं और हर एक जगह जो है ठोस मुद्दों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये क्योंकि वो एक तरह की यानी एक कहते हैं ना, एक रिफ्रेशिंग चेंज नजर नहीं आ रही, एक कंटिन्यूटी नजर आ रही है। इसके वजह से थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट में ही देख रहा हूं मैं।
बिल्कुल माधव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप माहौर जी और निजाम फौजदार जी, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। 10 सेकंड समय की दोगे आप पाबंदी मुझे? है, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगी। माफी चाहूंगी मैं सर, समय की पाबंदी है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।